लेक्चर नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ही क्वेश्चन आया है और ये क्या है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर विद ब्रिज वाला। ओके, तो हमने जब कैपेसिटर लगाया था हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप के साथ, उसका पूरा एनालिसिस किया था और ब्रिज वाले का नहीं किया है। तो क्वेश्चन ही लेते हैं कि इन द सर्किट्स ऑन द डायोड्स ऑफ कट इन वोल्टेज, तो यहाँ पे डायोड्स का कट इन वोल्टेज भी दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड पीक टू पीक रिपल दिए हमें 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट हमारा हो गया वी आर, जो है पीक टू पीक रिपल। ओके, तो ये यहाँ से हम लिख लेंगे इस जगह वी गामा हमारा कट इन वोल्टेज है और वी आर हमारा पीक टू पीक रिपल है। इफ हमें वी आई भी दे दिया 60 साइन 2 पाई इंटू 60t, तो ये वी आई है। तो इसका हमारा वी एम क्या है, पीक हमारा वो है 60, तो वी एम हमारा 60 वोल्ट निकल के आ रहा है। अब हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, तो इसके संग हमने जो बीच में लोड है ये 10 किलो का ओम का है, तो इसके संग हमने कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। तो यहाँ पे भी सेम जो उसी तरीके से करते थे, वी डी सी इजकल टू वी एम माइनस वी आर बाई 2। तो जो हम कब यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप और हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर वाले में, फॉर्मूला वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे एडिशनल क्या कर देंगे -2 वी गामा, क्योंकि कट इन वोल्टेज दिया है और ये हमें पता है कि ब्रिज वाले में अगर एक पाथ पे हम चलते हैं तो हमें 2 डायोड वहां पे देखने को मिलते हैं। ओके, जब करंट या तो मतलब D1 और D3 के थ्रू जा रही है या D2 D4 के थ्रू जा रही है, तो हमें 2 डायोड देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि -2 टाइम्स ऑफ वी गामा हम और इससे माइनस कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे जब हम मतलब ब्रिज का यूज कर रहे हैं उस समय पे, और वी गामा दिया है तो ये हमारा 60 गिवन है, वी आर हमें पता है 2/2 और वी गामा भी पता है। यहाँ से वी डी सी हमारा निकल आया, तो पहली चीज निकालना कोई बड़ी चीज नहीं थी, तो वी डी सी हमने यहाँ से निकाला। अब आई डी सी सिंपल हमारा वी डी सी अपॉन आर एल। आई डी सी क्या है कि जो आर एल के थ्रू जो करंट जा रही है आउटपुट, वो उसके अराउंड वोल्टेज हमने निकाल लिया, तो करंट भी निकाल लेंगे। तो वी डी सी अपॉन आर एल 5.76 मिली एम्पेयर करंट आ गई। अब वी आर की बात करते हैं। वी आर हमारा किसके इक्वल होता है, जो कि फॉर्मूला मैंने बार बार बोला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वी आर इज आई डी सी अपॉन 2 एफ नॉट इंटू सी। इस फॉर्मूले से C हम निकालेंगे, तो C इज आई डी सी अपॉन 2 एफ नॉट इंटू वी आर। अब हमें आई डी सी की वैल्यू पता है ये मिली एम्पेयर में, ठीक है। 2 एफ नॉट हमें पता है, क्वेश्चन में दे दिया था। एफ नॉट कहाँ दिया है, एफ नॉट ये दिया है, ये जो साइन 2 पाई इंटू 60t है, तो ये ओमेगा नॉट या एफ नॉट ये 60 है। ओमेगा नॉट इज 2 पाई एफ नॉट पूरा, और ये 60 जो है ये हमारा एफ नॉट फ्रिक्वेंसी दे दी है क्वेश्चन में। तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई और वी आर हमको दिया 2, तो यहाँ से हम 24 माइक्रोफेरेड हमने कैपेसिटर की फाइनल वैल्यू निकाल ली। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टर फिल्टर देखते हैं। अभी अभी तो कैपेसिटर वाले तीनों केस देखे, ठीक है। शुरू के 2 पूरा एनालिसिस करके देखे, तीसरे का क्वेश्चन देखा। तो हम बात करेंगे, और ये केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही है, गेट के लिए इतना डिटेल में ये नहीं आता। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडक्टर फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो AC कंपोनेंट कैन बी रिमूव और रिड्यूस बाय कनेक्टिंग लार्ज इंडक्टर। जो कैपेसिटर के लिए बात बोली जाती थी वही यहाँ इंडक्टर के लिए बोली जा रही है कि लार्ज इंडक्टर को यूज करके हम AC कंपोनेंट को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है कि इंडक्टर को आप सीरीज में लगाओगे। ओके, ये देखो, ये इंडक्टर और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस, तो ये यहाँ पे मेन चीज है कि इंडक्टर को हम लगा रहे हैं तो सीरीज में लगा रहे हैं। ओके, तो प्योर एसी हमने दी रेक्टिफायर में। ओके, रेक्टिफायर का ब्लॉक है, उसके अंदर जो रेक्टिफायर का डायग्राम है वो होगा। और यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि यहाँ पे हमें एसी का भी कंपोनेंट मिलेगा और डीसी का भी कंपोनेंट मिलेगा रेक्टिफायर के आउटपुट में। ओके, तो वीएसी मतलब एक वोल्टेज इसका पार्ट वीएसी होगा, एक का वीडीसी होगा, और वो क्यों होगा, और उसमें भी क्या है कि इंडक्टर के अराउंड एसी पार्ट होगा और इसके अराउंड डीसी पार्ट होगा पर्टिकुलर। ओके, तो वो देखते हैं कैसे। फॉर प्रॉपर फिल्टरिंग, तो कह रहे हैं कि फॉर प्रॉपर फिल्टरिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मेन चीज़ है याद रखने की, कि एक्सेल जो वैल्यू है हमारे इंडक्टर की वैल्यू है, ओके, वो हमारा आर एल से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सेल की वैल्यू है, इंडक्टेंस की वैल्यू है, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारा आर एल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और एक्सेल क्या है, ओमेगा इंटू एल, और यही इसमें ओमेगा जो है वो हमारा जो भी फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है, तो उसी को हमने रिपल फ्रिक्वेंसी बोला है, या जो भी सर्किट की रिपल फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारे इस एक्सेल में ओमेगा एल में ओमेगा होगी, या फिर ये जो एफ है 2 पाई एफ एल, या इसको 2 ओमेगा नॉट एल भी लिख सकते हैं।
तो सबसे मेन चीज़, दो चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि एक तो हम इसको 2 ओमेगा नॉट एल लिखेंगे एक्सेल को, मॉड एक्सेल को, और मॉड एक्सेल हमारा आर एल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है उसके कंपेरिजन में। अब इसको हम क्या लिखेंगे, सो मॉड एक्सेल क्या है, 2 ओमेगा नॉट एल, और ये किससे काफ़ी बड़ा है, आर एल से, क्योंकि हमारा ओमेगा 2 ओमेगा नॉट है। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है मेन बात, कि ओमेगा हमारा 2 ओमेगा नॉट है, जो ये जो केवल ओमेगा होता था। अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूले की कुछ बातें हो गई। जब हम किसको यूज बात कर रहे हैं, हम रेक्टिफायर के साथ में इंडक्टर को यूज कर रहे हैं, और उसको हम यूज करते हैं सीरीज में, ठीक है। तो ये मैं बोल देता हूँ दोबारा कि सीरीज में यूज करते हैं। और अब कुछ बात करेंगे थ्योरेटिकल बातें, कि इंडक्टर एंड आर एल फॉर्म वोल्टेज डिवाइडर। ये जो इंडक्टर और आर एल है, मतलब इसका वैल्यू असल में ये इंडक्टर वाली वैल्यू है, इंडक्टेंस। ओके, तो ये दोनों वोल्टेज एज अ वोल्टेज डिवाइडर काम करते हैं। तो वही चीज़ ने यहाँ पे करी कि इसके अराउंड वोल्टेज VAC है और इसके अराउंड वोल्टेज VDC है। तो जो वोल्टेज यहाँ से कंप्लीट आ रहा था रेक्टिफायर का आउटपुट में, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए ये हमारा इंडक्टर और आरएल वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करते हैं। सो आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज VAC प्लस VDC। इट गेट्स डिवाइडेड बाई हमारा इंडक्टर या बिटवीन इंडक्टर एंड आरएल, ठीक है, वो चीज़ हमने देखी। अब यहाँ पे मेन स्टेटमेंट यहाँ पे आता है कि एसी कंपोनेंट जो है, एसी कंपोनेंट VAC अकर्स ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडक्टर एंड नेग्लिजिबल एसी वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस आरएल। मतलब इनका कहना है कि जो हमारा एसी वोल्टेज है, VAC पार्ट है जो हमारा, वो पूरा पूरा लगभग हमारा इंडक्टर के थ्रू ही हमारा अकर कर रहा है, ठीक है, और हमारा आरएल के क्रॉस कुछ भी नहीं आ रहा। तो जो VAC है वो पूरा पूरा, ठीक है, अकर्स ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडक्टर, ये मेन चीज़ है। उसके बाद सेम चीज़ की जो डीसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट VDC जो है वो हमारा अकर्स फुल अक्रॉस आरएल, वो आरएल के थ्रू आ रहा है, और हमारा इंडक्टर में कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के लिए वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इंडक्टर उसके लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बिकॉज इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी। तो डीसी वैल्यू के लिए इंडक्टर हमारा एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है डीसी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही समझना था, दोनों को सीरीज में यूज करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हुए बोलता हूँ। और हमारा जो VAC पार्ट है वोल्टेज का, जो आउटपुट में निकल रहा है रेक्टिफायर के, तो VAC पार्ट हमारा बढ़ जाएगा इंडक्टर में, और VDC चला जाएगा आरएल के साथ। एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टर। तो यहाँ पे क्योंकि दो पार्ट होंगे, ये क्या है, इंडक्टर सॉरी, ये रेक्टिफायर का आउटपुट वाली साइड है, मान लो ये, ओके, ये पूरा इधर रेक्टिफायर था, ये उसके आउटपुट वाली साइड है। तो जब यहाँ पे बात हुई कि इसके आउटपुट में दो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, VAC और VDC, तो उनको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो VDC की जो वैल्यू है वो 2Vm/पाई है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर की होती भी है। ओके, VDC की वैल्यू, ये VDC है, तो 2Vm/पाई, इसको हमने अलग वोल्टेज सोर्स की तरह बना के दिखा दिया। एट द सेम टाइम हम अब क्या करेंगे, जो VAC वाला पार्ट है उसको भी रिप्लेस करेंगे एक AC वोल्टेज सोर्स से। ये कर दिया, वो हमारा -4Vm/3 पाई cos 2 ओमेगा नॉट टी है। ओके, ये कहाँ से आता है, जब हमने सबसे शुरू में पढ़ा था FWR, उसमें हमने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन किया था। अगर पीछे जाके देखें तो वहाँ पे एक डीसी टर्म हुआ करता था माइनस समथिंग करके cos ओमेगा नॉट टी करके, एक हमारा AC टर्म हुआ करता था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, यही वाला टर्म जो उठा के फोरियर सीरीज से ये हमने AC वाला टर्म ले लिया है, जिसमें कि माइनस है। तो ये है, तो इसी तरीके से हमारी जो करंट है वो भी जो इसमें फ्लो करेगी इधर से इधर, पहले इसमें, तो उसके भी दो पार्ट होंगे, IDC और IAC। और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो केवल RL के अराउंड है, तो वो हमारा V0 है। तो DC करंट थ्रू RL क्या होगी, वो केवल IDC होगी, तो वो 2Vm/RL के इक्वल है। क्या है वो, VDC/RL के इक्वल है। ओके, IDC VDC/RL के इक्वल है, और VDC हमारा 2Vm/पाई है। तो मतलब इस फिगर में कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, L अपनी जगह है, RL है, हमने जो वोल्टेज सोर्स है उसको दो अलग अलग में बना लिया है। ओके, तो यहाँ से IDC कितना आया, 2Vm/πRL, ठीक है, 2Vm/π×RL। ये पहली इक्वेशन। ऐसे ही AC का एनालिसिस करते हैं। AC का करने के लिए IAC निकालेंगे। IAC किसके इक्वल होगा, VAC और अपॉन jωL+RL। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, या इस फॉर्मूले को याद रखना कि IAC की अगर बात कर रहे हैं तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन दोनों जो भी इंडक्टेंस वैल्यू है उसका सम। तो VAC/J 2 ओमेगा नॉट एल, क्योंकि ओमेगा हमारा 2 ओमेगा नॉट है, ये लिखा है इधर, तो ये J 2 ओमेगा नॉट L प्लस RL हो जाएगा। हम ये तो IAC की वैल्यू है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
तो मॉड ऑफ IAC इज मॉड ऑफ VAC अपॉन रूट, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद फिर वही चीज IAC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू VAC का मैग्नीट्यूड अपॉन 2 ओमेगा नॉट एल। अब ये यहाँ पे क्यों लिखा है कि लगभग बराबर है, तो ये जब पीछे बात आई थी तो मैंने वहां पे बोला था बार बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेल जो है वो RL से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो हमने अजम्पशन लिया था तो इसी का यूज़ करके हमने इस RL को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये जो चीज़ बची और ये रूट है, ये हमारा 2 ओमेगा नॉट और L बच गया, तो इस वजह से IAC का मैग्नीट्यूड VAC के मैग्नीट्यूड अपन 2 ओमेगा नॉट L के इक्वल है। अब हमें बात करनी है पीक वैल्यू की, तो IAC पीक इज VAC पीक अपन 2 ओमेगा नॉट L। अब VAC पीक हमें पता है, पीक कैसे पता है, यहाँ से पता है, देखो यहाँ पे जो ये कॉस ओमेगा नॉट टी है, अगर इसमें हम क्या करते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू रख दें, तो कॉस थीटा या साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है या -1 होता है पीछे की साइड में, तो इस वजह से सीधे क्या है कि इसको तो हटा दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो तो यहाँ से वैल्यू क्या बच रही है 4Vm/3 पाई, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है VAC की पीक वैल्यू के लिए, तो ये हमारा 4Vm/3 पाई अपॉन 2 ओमेगा नॉट L, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये IAC का जो पीक वैल्यू आया, ठीक है, AC करंट की पीक वैल्यू 2Vm/3 पाई ओमेगा नॉट L, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक। दूसरा हमारा जो पहला ये निकला था IDC की वैल्यू निकली थी 2Vm/पाई इंटू RL, तो ये दोनों हमारा वैल्यूज इंपॉर्टेंट है 2Vm/पाई RL। अब बात करते हैं RMS AC करंट की, ये तो पीक वैल्यू निकाली है, हम RMS वैल्यू निकालेंगे, तो I डैश RMS, ठीक है, डैश दिखा है मतलब AC है, तो IAC पीक और RMS वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे √2 से डिवाइड कर देते हैं, ये बेसिक सा फॉर्मूला, और केवल हाफ इफेक्टिव आयर में जब करते थे तो अपॉन 2 करते थे, अगर हम IRMS निकाले होते थे पीक से तो वो याद रखेंगे, तो √2 से डिवाइड कर दिया, तो जो पीक वैल्यू आई थी इसी को √2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी √2Vm/3 पाई ओमेगा नॉट L, तो एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। रिपल फैक्टर क्या होता है, AC कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट या DC कंपोनेंट, तो AC और DC, तो IDC पहले ही निकाल लिया था, तो इसी को इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके सॉल्व करके हमारा बचा ये, ठीक है, RL/3√2 ओमेगा नॉट L, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो कंक्लूजन्स हैं, क्या चीज़ किसको डिनोट कर रही है ये सीखना आना चाहिए, कैसे निकाला गया ये सीखना आना चाहिए, क्या किससे कैसे रिलेट करे ये आना चाहिए, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं इनको एक जगह लिख के चुपचाप बस याद ही किया जा सकता है, इनको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रिपल फैक्टर की अगर बात करें, जब हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टर इन सीरीज, लार्ज इंडक्टर इन सीरीज, तो वहां पे रिपल फैक्टर क्या आता है, तो वो कुछ ऐसा आता है। सो रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टर फिल्टर हमारा RL/3√2 ओमेगा नॉट L, तो यहाँ पे फिर वही कंक्लूजन आ गया कि भाई R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RL और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो C वहाँ पे भी C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, पर वहाँ पे RL के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, यहाँ पे RL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा आया जब हम कैपेसिटर और इंडक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। सो स्मॉलर रिपल फैक्टर कैन बी अचीव बाय करेक्टिंग लार्ज इंडक्टर, इंडक्टर अगर बड़ा होगा तो हमारा स्मॉलर होगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही वहाँ पे था कि अगर कैपेसिटर लार्ज होगा तो भी हमारा स्मॉलर रिपल फैक्टर होगा, पर यहाँ पे मेन डिफरेंस आ गया कि भाई इंडक्टर फिल्टर की अगर बात कर रहे हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RL के, इसकी इसका मतलब है कहने का कि हमें स्मॉलर R अगर चाहिए तो हमें RL भी छोटा चाहिए होगा, और RL छोटा होगा तो उससे क्या होगा, लार्ज लोड करंट हमारा जा सकेगी, तो व्हेन लोड करंट इज लार्ज, तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ लोड करंट लार्ज है, कैपेसिटर सॉरी कैपेसिटर वाले केस में लोड करंट हमारी कम थी, लिखा भी है यहाँ पे अपोजिट टू डेट ऑफ कैपेसिटर केस। ओके, तो अब मेन बात आती है कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए, तो अब यूज एनी अपनी मर्जी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, आप चाहो तो L यूज कर लो साथ में, ठीक है, फिल्टर में, या C यूज कर लो जैसी नीड है उस हिसाब से। सो थोड़ा और एनालिसिस करते हैं कि फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टर फिल्टर DC आउटपुट इज हमारा VDC है, तो VDC किसके इक्वल था 2Vm/पाई के इक्वल, अगर हम सारे एलिमेंट्स को आइडियल मानते हैं तब, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और ऐसा कुछ भी नहीं है तो, ठीक है, ना तो RF है, ना वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, और ना इंडक्टर का रेजिस्टेंस है अलग, तो हमारा VDC डायरेक्ट 2Vm/पाई के इक्वल आ गया। बट अगर एलिमेंट्स आर नॉन आइडियल है तो यहाँ पे हमें इससे एक कंपोनेंट को माइनस करना पड़ेगा, IDCR को। IDCR असल में क्या होगा, वही होता है V=IR, तो एक तरीके का वोल्टेज है, इस पार्ट को हमने माइनस किया है, और इस पार्ट में जो R है
वो जितने भी रजिस्टेंस है सबका सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर वाइंडिंग है और इधर हमने इंडक्टर लगा दिया है और इधर हमारा आर एल है, तो सब कुछ सीरीज में ही है, सब कुछ सीरीज में है, तो फिर इनका सम तो आर एफ प्लस आर एस डब्ल्यू अपॉन टू, ये सेंटर टैप की बात कर रहे हैं। ओके, प्लस हमारा आर इंडक्टर, तो ये तीनों रेजिस्टेंस आ गए। अब यहीं पे बात कर दी कि ये वाला जो आर एफ है ये सेंटर टैप के लिए केवल आर एफ है, और यही आर एफ हमारा ब्रिज के लिए, जो जैसा कि हमने देखा है कि मतलब सारे फार्मूलेज में आर एफ को आप टू आर एफ से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा। तो डीसी वोल्टेज वीडीसी की अगर बात करें तो सिंपल टू वी एम अपॉन पाई, आइडियल केस में। अगर आइडियल केस नहीं है तो क्या होगा, टू वी एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, और वो आर हमारा आर एफ प्लस आर एस डब्ल्यू अपॉन टू प्लस आर इंडक्टर, ये सारी चीज़ों का सम होगा। फिर बात करते हैं एक नए तरीके की फिल्टर की। हम एलसी फिल्टर को अगर यूज करना चाहें तो ओके, एलसी फिल्टर को यूज करते हैं और जिसको हम एल सेक्शन फिल्टर भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। इधर हमने प्योर एसीडी रेक्टिफायर में से आउटपुट निकला, यहाँ पे हम एल को सीरीज में और सी को पैरेलल में, जो कि उनका इंडिविजुअल केसेस में होता था, और सी के पैरेलल में आर एल को यूज करते हैं। इसके अराउंड जो वोल्टेज है हमारा वी नॉट है। सो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विद एलसी फिल्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं रिपल फैक्टर जो हमारा है वो ये है, R इक्वल टू रूट टू अपॉन थ्री मॉड एक्स सी अपॉन मॉड एक्सएल। ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बात आ गई कि एक्स सी हमारा ऊपर आ गया, मॉड एक्स सी, एक्सएल तो नीचे था ही। तो अब मॉड एक्स सी क्या है, वन अपॉन टू ओमेगा नॉट सी, क्योंकि ये वन अपॉन सी के इक्वल होता है और ये एल के इक्वल होता है, तो इस ये चीज जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा दोनों ही चीजें आ जाएंगी। आर किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू लिखी हुई है, सॉरी मैं लिख रहा हूँ बार बार, ये वैल्यू लिखी हुई है, ये आर इक्वल टू रूट टू बाई थ्री, तो हमारा है ही रूट टू बाई थ्री, ये बन गया वन अपॉन फोर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल सी, तो दोनों ही हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो ये बात भी प्रूफ हो गई यहाँ से। ओके, और फोर ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया, टू ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद बात करेंगे हेंस आर इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एक नई चीज क्या निकल के आई, अगर नोटिस किया हो कि यहाँ पे एल सेक्शन फिल्टर में हमारा आर ट्रिपल फैक्टर है वो आर एल से इंडिपेंडेंट हो गया, अब आर एल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एल सी फिल्टर प्रोवाइड्स स्मॉलर, ठीक है, रिपल एज कम्पेयर टू इंडक्टर और कैपेसिटर। जब हम या तो केवल इंडक्टर को यूज कर रहे हो या तो केवल कैपेसिटर को यूज कर रहे हो, वहां पे जो रिपल मिलता है तो उससे हमारा एल सेक्शन का रिपल काफी छोटा कम होता है। और वीडीसी फॉर्मूला है सेम एज द इंडक्टर फिल्टर, और वीडीसी जो होगा वो टू वी एम बाई पाई वाला, और या तो टू वी एम बाई पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, और आर हमारा किसके इक्वल था, आर हमारा आर एफ प्लस आर एस डब्ल्यू बाई टू और प्लस हमारा आर एल, तो वो पूरा यहाँ पे सेम ही रहेगा, और आर एल भी कर देंगे और आर सी भी कर देंगे, सब कुछ ऐड कर डालेंगे, तो नॉन आइडियल केस है। तो ओके, तो ये वीडीसी फॉर्मूले की बात होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि जिसको हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ ब्लीडर रजिस्टर। ओके, तो एक पॉइंट आता है कि अगर हमने कैपेसिटर को यूज किया पैरेलल में, कैपेसिटर है और किसी कारणवश हमने यहाँ से उठा के आरएल को हटा दिया, ठीक है, कनेक्शन कट कर दिया। अब कैपेसिटर तो चार्ज हो गया, तो ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, और जब ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा तो इस पर हो जाएगा बहुत ज़्यादा चार्ज, जो कि हमें शॉक दे सकता है या फिर लाइफ की भी हानि कर सकता है। तो इसका इलाज करने के लिए कि कैपेसिटर में चार्ज ना रह सके, भले ही हम कट कर दें आरएल को अलग, तो हम एक तरीके का रजिस्टर यूज करते हैं जिसको हम ब्लीडर रजिस्टर कहते हैं, जो कि काफी लार्ज वैल्यू का रजिस्टर होता है। तो अगर कुछ हमारा कैपेसिटर पे चार्ज बच भी जाता है तो पूरा इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। सो इट इज अ लार्ज वैल्यू रजिस्टर कनेक्टेड टू कैपेसिटर इन पैरेलल इन हाई वोल्टेज सप्लाई। यहाँ पे लिखते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई में, अगर हाई वोल्टेज सप्लाई आ रही है जैसे कि 220 वोल्ट है तो उसकी वीएम वैल्यू 220 इंटू रूट टू, पीक वैल्यू 311 वोल्ट है। तो अगर 311 वोल्ट तुमने दे दी इस कैपेसिटर में और ये डिस्चार्ज ना हो पाया तो बहुत मतलब बड़ा झटका मारेगा ये। तो हाई वोल्टेज सप्लाईज में हम ब्लीडर रजिस्टर को यूज करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स स्लो डिस्चार्जिंग पाथ टू कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ आरएल। अगर हमारा आरएल नहीं है, ओके, आरएल का एब्सेंस है, तो उसके एब्सेंस में ये एक स्लो डिस्चार्जिंग पाथ दे देता है, कौन, आरबी, सी को डिस्चार्ज होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये भी है कि आरबी इज ग्रेटर देन आरएल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिल्टर प्रोवाइड्स फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू टू रीजंस। अब हमारी क्या बात आई थी, सबसे जो हमने शुरू किया था कि जो रेक्टिफायर होता है, ओके, रेक्टिफायर हमें क्या देता है, पल्सेटिंग डीसी देता है। फिर हमारा जो फिल्टर है ये साफ साफ लिखा हुआ है, फिल्टर क्या देता है, फ्लक्चुएटिंग डीसी देता है। और उसके बाद भी हमें एक और कंपोनेंट की यूज
पड़ती है, उसके बाद हमें स्मूथ डीसी मिलती है। ओके, तो स्मूथ डीसी डीसी के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करना पड़ता है। तो तीन चीजें आ गई, ठीक है, रेक्टिफायर पहला, उसके बाद हमारा फिल्टर और उसके बाद हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। तो क्योंकि रेक्टिफायर के बाद पल्सेटिंग डीसी मिल रही थी, उससे एसी का पार्ट हटाना था, इसलिए हमने फिल्टर को यूज किया। और फिल्टर के बाद अगर डीसी मिल भी रही है पर उसमें क्या है, दिक्कत क्या है, उसमें फ्लक्चुएशंस है, और उन फ्लक्चुएशंस को हटाने के लिए फिर हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर को। इसके बाद का जो टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेटर, तो वो टॉपिक क्यों आया उसका रीजन यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग डीसी है। अब ये समझते हैं कि फ्लक्चुएटिंग डीसी है क्यों, उसके दो कारण है। पहला, क्योंकि जो एसी सप्लाई है वो अपने आप में फ्लक्चुएटिंग है, मतलब जो एसी सप्लाई जा रही थी, जो डायोड मान लो लगा है इधर, ये आरएल लगा है, इसमें जो एसी सप्लाई यहाँ से आ रही सेकेंडरी वाइंडिंग से, वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी वो 200 वोल्ट बन जाएगी, कभी वो 250 वोल्ट बन जाएगी। अगर वो 220 वोल्ट थी तो हमने कैलकुलेट करके निकाला कि यहाँ पे वीएम हमारा 311 वोल्ट आ रहा है। तो ऐसे ही 220 वोल्ट होगी तो 300 वोल्ट के अराउंड आएगा, 250 होगी तो 340 के अराउंड आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो इनपुट ही आ रहा है वही फ्लक्चुएट अगर कर रहा है, तो डायोड भी तो आगे फ्लक्चुएट ही वैल्यू निकालेगा। तो ये दिक्कत है कि जो एसी सप्लाई है वो अपने आप में फ्लक्चुएट करती है, जो कि लाइन वोल्टेज होता है। ये तो पहला चीज़ है। दूसरा हमारा रीज़न क्या है कि जो लोड करंट्स है उनमें भी वेरिएशन होता है। इसमें जो लोड करंट है तो इसके अंदर भी वेरिएशन होता है किन्हीं कारणों की वजह से। जब इसमें वेरिएशन होगा तो भी हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो फ्लक्चुएटिंग ही मिलेगा। तो ये दो हमारे बड़े बड़े रीजन हुआ जिसकी वजह से फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलती है। और फ्लक्चुएटिंग डीसी को हटाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? हम वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं या स्टेबलाइजर का। ओके, सो एलसी फिल्टर की बात कर लेते हैं। जो एल सेक्शन फिल्टर हमने देखा था, वीडीसी हमारा 2 Vm/π माइनस आई डी सी इंटू आर, ये हमने वहीं पे देख लिया था। मान लो कि 220 एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि 220 वोल्ट हमने सप्लाई ली है और वो यहाँ पे ये 10:1 का स्टेप डाउन हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ये इसको 22 वोल्ट बना देगा। और 22 वोल्ट का वीएम वैल्यू क्या होगी? 22 इंटू रूट टू। ओके, तो अगर ये 200 वोल्ट हमें शुरू में दे रहा है तो ये 20 रूट टू हो जाएगी वीएम वैल्यू, और अगर ये 240 तक पहुंच गया तो ये 24 रूट टू हो जाएगी। तो यही है कि दिस कॉजेज फ्लक्चुएशन इन डीसी आउटपुट ऑफ आउटपुट साइड, तो इसकी वजह से हमारा फ्लक्चुएशन होते हैं। हैंस वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड, ठीक है, यही कारण है। तो हर एक जो पिछला वाला ब्लॉक है, जो हमारा पावर डीसी पावर सप्लाई का जो ब्लॉक डायग्राम था, उसमें हर एक ब्लॉक के बाद अगले ब्लॉक की जरूरत क्यों आई, तो वो खुद ही बता देता है कि अगले की जरूरत क्यों आ रही है। तो हैंस वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्लक्चुएटिंग डीसी इनटू स्टेबल डीसी। तो फ्लक्चुएटिंग को स्टेबल बनाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि इफ एसी सप्लाई की वैल्यू बढ़ेगी तो वीएम वैल्यू बढ़ेगी, वीएम बढ़ेगा तो वीडीसी बढ़ेगा। जो हमारा Vm/π या 2 Vm/π पे डिपेंड करता है, जो यहाँ पे वीडीसी वैल्यू है, ओके, वो इस पर डिपेंड कर रही है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो कारण था वो ये था कि अगर आरएल की वैल्यू घटेगी, लोड रेजिस्टेंस घटेगा, तो आईडीसी बढ़ जाएगा। ओके, और आईडीसी बढ़ जाएगा तो हमारा आईडीसी इंटू आरएल बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से हमारा वीडीसी घट जाएगा। तो ये भी कारण है। ओके, दोनों केस में वीडीसी पे फर्क पड़ा, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ये दो कारण हुए हमारे इसके फ्लक्चुएट करने के। अब हम सीधे से आते हैं जीनर डायोड पे, ठीक है, क्योंकि जीनर डायोड ही एज अ हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं एनालॉग के अंदर। ओके, तो जीनर डायोड की कुछ एक तरीके का स्पेशल डायोड होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, और इसको हम ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। इसका ब्रेकडाउन होता है तभी ये काम करता है मेन, तो इसको इस वजह से इसको ब्रेकडाउन डायोड भी हम कहते हैं। तो हमारा जो जीनर डायोड है वो मेनली क्या होता है, रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है, ये मेन इसकी खासियत है। ओके, तो इसका जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम बनाएंगे, दिस इज आई, दिस इज वी, तो फॉरवर्ड वाइज में तो कुछ इसी तरह का काम करेगा जैसा नॉर्मल डायोड होता है। ये इसका कट इन वोल्टेज हो गया, ओके, वी का मान। पर रिवर्स वाइज में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये जो ब्रेकडाउन होगा वो समझना जरूरी है। एक वोल्टेज आएगा, ओके, एक वोल्टेज की वैल्यू आएगी वी जेड, और वी जेड पे जाके ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, वी जेड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा? देखो, इसी इसी एक्स एक्सिस की इस वैल्यू पे, और यही वैल्यू फिक्स होके रह गई। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये वैल्यू तो फिक्स हो गई। अच्छा, पहले यहाँ पे आई नॉट भी होता है, जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है, पहले उसका आना जरूरी है। जब तक वो नहीं आती तब तक
बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता वोल्टेज में। ओके, अब ये वैल्यू हमारी जो है इसको हम नी भी बोलते हैं। देखो ये कैसा दिख रहा है, ये घुटने की तरह दिख रहा है, ये जैसे ये पैर है तो ये क्या है, नी। तो इसको हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं इसी नाम से। तो ये कुछ इस तरीके से ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम आई जेड मिनिमम और आई जेड के भी बोल देते हैं, नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज जब हमारा आता है तभी हमारा वीजेड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू, ये एक्सिस आई को दिखा रही है माइनस आई, तो आई की वैल्यू हमारा बढ़ती जा रही है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है आई की, तो आई हमारा नहीं रुका हुआ है, आई बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है डायोड के थ्रू, जीरो डायोड के थ्रू, बट वोल्टेज हमारा एक पॉइंट आके रुक गया। ओके, तो पढ़ते हैं यहाँ पे, इन ब्रेकडाउन रीजन करंट थ्रू द डायोड कैन बी वेरीड। ठीक है, ब्रेकडाउन रीजन में करंट वेरी कराई जा सकती है। देखो ये अलग अलग वैल्यूज, इस एक्सेस पे अलग अलग वैल्यूज है ना करंट की, बट वोल्टेज अक्रॉस डायोड रिमेन्स कांस्टेंट एट वीजेड। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि वोल्टेज हमारा वीजेड पे जाके रुक जाता है। हेंस जीरो डायोड इज इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। जब वोल्टेज जाके रुक गया तो ब्रेकडाउन रीजन में या फिर रिवर्स बायस में हमारा एक जो जीरो डायोड है वो एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हमारा काम कर सकता है। तो ये उसकी खासियत वाली बात है। ओके, तो ये हमारा इसका जो सिंबल होता है उसको देख लेते हैं। जो नॉर्मल डायोड होता है तो उसका जो आगे का डंडा होता है उसमें ऐसे ऊपर नीचे ये हम बनाते हैं, तो ये हमारा क्या बना, जीरो डायोड बना। ये इसका सिंबल हो गया। अभी किसके इक्वल होता है, अगर इसका कुछ वोल्ट रेजिस्टेंस होगा इंटरनल, तो हमारा ये रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमारा जो नॉर्मल डायोड है वो क्या करता है, वो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, और उसका रेजिस्टेंस होता है तो वो केवल एज अ रेजिस्टेंस ही शो करता है। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ ये हमारा ऑन हो गया, बट या तो फिर ऑफ होगा तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का ही नहीं बचेगा। यहाँ पे हमारा ये एज अ वोल्टेज सोर्स भी हमें मिलता है एक। ओके, और हमारा रेजिस्टेंस तो होता ही होता है इंटरनल अगर है तो। आइडियली हमारा जो आर जेड होता है वो जीरो होता है, तो वो हमारा इस वाले डायोड में भी होता है आइडियली। तो वी जेड जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है और आर जेड जो हमारा जीरो रेजिस्टेंस है जो कि फ्यू ओम का होता है। तो वी जेड मतलब ये बता रहा है कि वी जेड क्या है, तो वी जेड हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है जो कि कॉन्स्टेंट है। फिर समझते हैं आर जेड हमारा वन अपॉन स्लोप के भी इक्वल होता है। जीनर नी करंट को समझते हैं आई जेड के और आई जेड मिनिमम। तो ये हमारा मिनिमम और के, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। आई जेड मिनिमम और आई जेड मैक्सिमम आगे चल के यूज होगा। सो इट इज अ मिनिमम करंट विच मस्ट फ्लो, जिसका बहना जरूरी है जीनर डायोड के थ्रू, तभी हमारा वो एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स काम करेगा। ठीक है, विच मस्ट फ्लो थ्रू अ जीनर डायोड टू ऑपरेट इट इन ब्रेकडाउन रीजन। इसको ब्रेकडाउन रीजन में या फिर एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह अगर ऑपरेट कराना है तो हमें इसको मिनिमम इतनी करंट उसमें देनी ही पड़ेगी आई जेड के वैल्यू के बराबर। और वो हमें ग्राफ से भी शो हो रहा है कि जब तक ये पॉइंट आई जेड के नहीं आया, देखो ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये बढ़ रही है बढ़ रही है, ये तो बढ़ती चली जाएगी, बट हमारा एक पॉइंट आया, वो पॉइंट क्या है, वो आई जेड मिनिमम है। जैसे ही वो आई जेड मिनिमम में आई जेड के आया तो फिर ये हमारा वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो गया। इसके पहले क्या है, ये वोल्टेज बढ़ रहा है। और आइडियली बात करें तो आई जेड मिनिमम जो होता है वो जीरो होती है, मतलब या आई जेड के जो होता है वो जीरो होता है। ये नॉर्मली मतलब बहुत ही छोटी सी करंट बस रिवर्स बायस में आपने कर दिया और तुरंत हमारा जीनर डायोड एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो ये कहना चाह रहा है इस बात से। मैक्सिमम अलाउड जीनर करंट क्या होती है, तो एक तो ये हो गई आई जेड मिनिमम। अब इसी के साथ में एक चीज आती है आई जेड मैक्सिमम। आई जेड मैक्सिमम का क्या मतलब है कि इतनी करंट हमारी होनी ही होनी चाहिए। ओके, आई जेड मैक्सिमम, मैक्सिमम अलाउड जीनर करंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पावर रेटिंग ऑफ द डायोड। मतलब मैक्सिमम मतलब इतनी करंट के बाद अगर हमारा करंट जो है और वो इससे ज़्यादा हो गई आजेड मैक्सिमम से, तो फिर हमारा जो जीनर डायोड है तो वो बेकार हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या मतलब स्पॉइल हो जाएगा, जो भी बोला जाए। तो ये चीज़ दिक्कत हो जाएगी अगर वो इससे ऊपर चली गई तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही हो सकती है। मान लो आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू है 20 माइक्रो एम्पेयर, तो 20 माइक्रो एम्पेयर से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आपने 21 करी तो हमारा जीनर डायोड फूक जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर रेटिंग की मदद से कैलकुलेट करते हैं डायोड की। तो आई जेड मैक्सिमम इज पावर रेटिंग अपॉन वी जेड, और पावर वैसे भी क्या होता है आई इंटू वी के इक्वल होता है, तो ये बी इसके नीचे ले गए। ओके, तो इसी फॉर्मूले से हमने बनाया, दोनों में जीनो डायोड का है तो जेड लगा दिया। तो आई जेड मैक्सिमम इज पावर रेटिंग अपॉन वी जेड इफ आर जेड इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा अगर आर जेड जीरो के इक्वल है तब तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, वरना क्या यूज करते हैं। और जो सॉरी ओरिजिनल फार्मूला है वो हमारा ये है पावर रेटिंग का, जब हमारा आर जेड नॉन जीरो है, तो ओरिजिनल फार्मूला पावर रेटिंग का ये है।
वो क्या कहता है कि पावर रेटिंग वी जेड इंटू आई जेड मैक्सिमम, तो ये वी जेड इधर चला जाएगा, तो एक तो यही वाला टर्म हो गया हमारा। दूसरा इसमें प्लस करेंगे आई जेड स्क्वायर, आई जेड मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर जेड, तो ये दोनों ही पावर के फॉर्मूले हैं। एक पावर का फॉर्मूला होता है वी आई और एक पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, तो लगभग दोनों को यूज करके ऐड किया है। तो जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है वो यही है, लेकिन अगर इसमें तुम आर जेड को जीरो कर दोगे जैसा कि ऊपर लिखा है, तो केवल पहला वाला टर्म बचेगा। और ये क्या देगा, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसकी, आई जेड मैक्स की। अगर आई जेड मैक्स को आप ले लो एक्स, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर आर जेड प्लस हमारा एक्स वी जेड, ये क्या बन गई, एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स मिलेंगे हमें। ओके, एक्स आर जेड और वी जेड, इसके रूट्स मिलेंगे, तो वो तो बाद की बात है। बट ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होता है, मतलब एक में वी आई और एक में आई स्क्वायर आर, दोनों को ऐड कर देते हैं। और अगर आर हमारा नहीं है तो फिर वो आई स्क्वायर वाला आर वाला टर्म नहीं यूज होगा। ये बेसिक बेसिक सी बात पता चली। आई जेड मिनिमम कैसे निकला और आई जेड मैक्सिमम कैसे निकला। ओके, आई जेड मिनिमम नॉर्मली जीरो होता है जो आई जेड के इक्वल होता है, और आई जेड मैक्सिमम हमारा पावर रेटिंग से निकलता है, पावर रेटिंग अपॉन वी जेड। अब हम यहाँ पे पहली बार सर्किट डायग्राम लेते हैं जीनर डायोड का। ये जीनर डायोड है, ये इनिशियल वोल्टेज है, और इसमें देखते हैं कि इस सर्किट में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द सर्किट। ये रेजिस्टेंस ले लिया हमने। ओके, तो वी आई माइनस वी जेड, सॉरी, पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका जो ये साइड है ये एन है, ये तो सभी को दिख रहा है, और ये साइड पी है। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि यहाँ पे ये प्लस और माइनस उल्टा कैसे लिखा है, जबकि ये एन है और एन साइड में प्लस लिखा है, और हमने पी साइड में, सॉरी, पी साइड में हमने माइनस लिखा है। तो यही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती है जीनर डायोड की, कि नॉर्मल डायोड से ये अपोजिट काम करता है। ये टेक्स अपोजिट टू इफेक्ट ऑफ नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड हमारा एन साइड में नेगेटिव होगा और पी में पॉजिटिव, ये उसका अपोजिट होता है। तो जब ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा तो ये इस तरीके से काम करेगा, जो इसका नेगेटिव वाला साइड है वहां पे आप पॉजिटिव लगाओगे और पॉजिटिव वाले साइड पे नेगेटिव लगाओगे, तो ये वीजेड बना। तो कुछ इस तरीके से बना। अब समझते हैं कि अगर जो वी इनपुट है वो वी जेड से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि वी इनपुट 10 वोल्ट है और वी जेड 8 वोल्ट है, इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा 8 वोल्ट है। ओके, वी जेड 8 वोल्ट है, जिसपे कांस्टेंट हो जाएगा, और हमारा यही 10 वोल्ट है। अगर इससे बड़ा है तो इसका क्या मतलब है कि ये 10 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट ले रहा है, तो बचाओ बताओ 2 वोल्ट हमारा कहाँ गया, वो इस रजिस्टर पे आ गया, तो 2 वोल्ट इस रजिस्टर पे आ गया। तो जो वी आई माइनस वी जेड है जितना भी बचेगा, मान लो ये हमारा 100 वोल्ट होता और ये हमारा 20 वोल्ट होता, तो हमारा 80 वोल्ट कहाँ आ जाता, रजिस्टर पे आ जाता। तो ये चीज़ है कि जितना भी वोल्टेज इनके डिफरेंस से बचेगा वो अपीयर होगा यहाँ पे रजिस्टर पे, तो वी आई माइनस वी जेड अपीयर्स हियर। तो ये चीज़ है, 2 वोल्ट वहाँ पे अपीयर होगा। फिर बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की, उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, वोल्टेज रेगुलेटर करता क्या, वो तो हमें पता है कि फ्लक्चुएटिंग को लेता है इनपुट में और उसको स्मूथ बना देता है, डीसी। सो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेंटेन्स द डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ पावर सप्लाई कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ, तो उसको मेंटेन करके रखता है कैसा, कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन, उसमें कितने भी फ्लक्चुएशन हो पर वो आउटपुट में आपको कांस्टेंट वैल्यू ही देगा वोल्टेज की, इन एसी सप्लाई एंड वेरिएशंस इन लोड करंट। तो फ्लक्चुएशन या एसी सप्लाई में ये रीजन भी बता रहे कि फ्लक्चुएशन होते हैं क्या, किस वजह से, तो लोड करंट में वेरिएशन की वजह से और एसी सप्लाई में वेरिएशन की वजह से। तो जो भी फ्लक्चुएशन आएंगे उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो मेंटेन करके रखेगा एक कांस्टेंट वैल्यू को आउटपुट में। ओके, तो हमारे जो रेगुलेटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हमारा नॉन लीनियर और हमारा लीनियर। तो लीनियर को हम पढ़ेंगे और नॉन लीनियर को हम यहाँ नहीं पढ़ते, उनको इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं। फॉर इलेक्ट्रिकल और सब्जेक्ट का नाम ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हाई पावर पे जो हमारे अपरेटस यूज होते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज नहीं करते हैं, तो पर वो रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है, तो वो हम बाकायदा इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये स्विचिंग रेगुलेटर भी इनको बोलते हैं, जो नॉन लीनियर रेगुलेटर होते हैं इनको स्विचिंग रेगुलेटर भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो बीजेटी को हम यहाँ इसमें बीजेटी को यूज किया जाता है, तो कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन में अगर आप यूज करेंगे, मतलब एज अ स्विच यूज करेंगे, तो इसी का फॉर एग्जाम्पल है SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये स्विच्ड है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो SMPS जो होता है वो एक एग्जाम्पल है हमारा इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नॉन लीनियर रेगुलेटर का। तो बीजेपी को हम कट ऑफ सैचुरेशन में, अब इसी बीजेपी को हम
अगर इसी बीजेटी को हम यूज करते हैं एक्टिव मोड में, ओके, बीजेटी इज ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, तो हमारा क्या होता है जिसमें हम एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, तो हमारा लीनियर रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे बीजेटी का यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये हमारे पढ़ने के लिए है। सबसे पहला जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है जीनर डायोड शंट रेगुलेटर। तो अभी यहाँ पे बीजेटी का इस्तेमाल फिलहाल नहीं हो रहा है, पर आगे के अपरेटस में होगा, ठीक है, डिवाइसेस में होगा। तो पहला हमारा जीनर डायोड शंट रेगुलेटर है। अच्छा, शंट से समझते हैं, शंट का सीधा सा मतलब होता है, शंट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। शंट इज नॉर्मली अगर बोला जाए तो केवल पैरेलल को ही हम शंट कहते हैं। एक हो गया शंट, एक हो गया सीरीज, एक हो गया पैरेलल, एक हो गया सीरीज। तो शंट मतलब पैरेलल। तो अगर हम पैरेलल में यूज कर रहे हैं तो जीनर डायोड शंट रेगुलेटर मतलब जीनर डायोड को हम पैरेलल में यूज कर रहे हैं, ये लोड के विद रिस्पेक्ट टू लोड देखते हैं, तो ये हमारा जीनर डायोड शंट रेगुलेटर हो गया। तो ये तो हमने यहाँ पे ले ही लेते हैं। आरएस क्या होता है, लिमिट करता है कि ज़्यादा करंट ना जाए आगे। अगर ये आईएस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो फिर इसी पे थोड़ा सा मतलब इससे फ्लो हो जाए उसका मैक्सिमम अमाउंट, और आगे जो जा रही है तो कम जाए। तो आरएस तो क्या है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर ही होता है, और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ये कनेक्शन शो कर रहा है कि जीनर डायोड एंड आरएल हमारे ये आरएल और जीनर डायोड शंट में जुड़े हैं, मतलब पैरेलल में जुड़े हैं। हेंस सर्किट जो है हमारा शंट रेगुलेटर, इस वजह से इसको बोला जाता है। बाकी क्या कह रहा है, जो वीएस है ये हमारा अनरेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। ये अनरेगुलेटेड इस हम ये एरो से बता रहे हैं कि ये अनरेगुलेटेड है। इसको रेगुलेटेड बना रहा है, वो कौन बनाएगा, रेगुलेटर बनाएगा। सो फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट ऑफ फिल्टर्स। तो आरएस जो हमारा सीरीज, जो मैंने ये वाला आरएस बताया है अभी, ये किस तरीके से काम करता है, करंट लिमिटिंग का काम करता है। तो सीरीज करंट लिमिटिंग रजिस्टर की तरह काम करता है, लिमिट कर देता है करंट को कि आगे जीनर डायोड में उतनी ज़्यादा करंट ना जाए। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, और अगर ये इसका ये एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम किया तो फिर हमें आउटपुट में वी ओ किसके इक्वल मिलेगा, इसी वीजेड के इक्वल मिलेगा, क्योंकि दोनों हमारे पैरेलल में जुड़े हैं। ओके, तो वी ओ इक्वल टू वीजेड यहाँ से आया। अब हम क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे इस पॉइंट पे। केसीएल का क्या मतलब है, इसमें करंट जा रही है आई जेड, जो कि हमारे डायोड की करंट है, इसमें करंट जा रही है आई एल, फिर लोड करंट है, और यहाँ से करंट आ रही है आई एस। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि आई एस इजकल टू, ठीक है, आई एस इजकल टू हमारा आई जेड प्लस आई एल। तो केसीएल लगाया हमने, तो आई एस इजकल टू आई जेड प्लस आई एल। इससे क्या निकल के आया, आई एस इज वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 किसकी इक्वेशन है, आई एस की इक्वेशन है। ये जो करंट है, बाकी अगर मैं इनको हटाऊं अभी, ये जो करंट है आई एस, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम केवल इतने में इसको केवीएल को लगा दें, इतने लूप में, तो ये वी एस माइनस ये वी जेड, और रजिस्टेंस कितना है, तो आई एस इज वी एस माइनस वी जेड और अपॉन आर एस, ठीक है। ये यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। तो यही इक्वेशन यहाँ पे केवीएल से लिखी है कि आई एस इज हमारा वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस। सो फॉर प्रॉपर ऑपरेशन टू कीप जीनर डायोड इन ब्रेकडाउन, जीनर डायोड को ब्रेकडाउन में रखने के लिए, तो ये जो आई एस है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो हमारा ये दिख रहा है कि आई एस इज आई जेड प्लस आई एल, मतलब इन दोनों का सम है, तो इन दोनों का सम तो लेंगे ही लेंगे, बट हमारा जो जीनर डायोड है उसका ब्रेकडाउन में होने के लिए उसके अंदर आई जेड मिनिमम या फिर आई के, जो मैंने बात करी थी नी करंट की, वो जाना जरूरी है। मतलब अगर इस इक्वेशन को ले रहे हैं तो यहीं से निकल के आएगा, और आई जेड को रिप्लेस कर दिया आई जेड मिनिमम से, तो इसके इक्वल होना जरूरी है कि आई एस इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल, और इससे ज्यादा हो, ठीक है। तो मिनिमम मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये 2 माइक्रो एम्पियर है, ये हमारा 8 है, ओके, क्योंकि एक तो सम इस इक्वेशन से ये दोनों सम में है, तो अभी भी सम में ही रहेंगे। तो ये 2 + 8 मतलब ये 10 तो मिनिमम होना चाहिए, और इससे इक्वली ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मतलब आई जेड मिनिमम की वैल्यू 3 ले लो, ठीक है, 4 ले लो, पर कम से कम 2 तो लेनी पड़ेगी, मतलब जो आई जेड मिनिमम की वैल्यू है तो उतनी तो लेनी पड़ेगी। तो ये यहाँ से जस्टिफाई हो रहा है इस एग्जाम्पल से कि आई एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल। ये जो 2-3 इक्वेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझनी। यहाँ पे एक ये हो गई, बाकी ये तो इक्वेशन 1-2 हमने केवीएल और केसीएल से निकाली। और ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जीनर डायोड या वोल्टेज रेगुलेटर का टॉपिक है लास्ट मतलब काफ़ी टाइम से, ये इक्वेशन हुई। फिर बात करते हैं वीएस की, ओके।
वी एस की बात करते हैं तो वी एस हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे आई एस है तो वी जेड प्लस आई जेड मिनिमम प्लस आई एल इंटू आर एस। ये कहाँ से आ रहा है, ये भी यहाँ से आ रहा है। अगर इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में हम इसको आई एस को इधर रखें और आर एस को इसकी तरफ ले जाएं, ये क्या हो जाएगा वी एस माइनस वी जेड। और उसके बाद वी एस इक्वल टू, तो ये वी जेड प्लस आई एस आर एस बन जाएगा। ओके, इसी इक्वेशन से ये बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे यही चीज हमने करी है कि वी एस को बताया कि वी एस कम से कम इक्वल तो होना चाहिए और फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वी जेड प्लस और ये जो हमारा वी एस आर एस है इसके इक्वल, तो वी एस आर एस में हम ये लगा देंगे, सॉरी आई एस आर एस है, वी एस आर एस नहीं, आई एस आर एस है। ये जो आई एस है ये आई एस, तो ये यहीं पे आई जेड मिनिमम प्लस आई एल, और ये इक्वेशन 1 से आ रहा है आई एस इज आई जेड प्लस आई एल, इनके इक्वल है, और आई जेड को हमने आई जेड मिनिमम लिख दिया है। तो ये जो चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ थी आई एस, ये इसको उठा के हमने यहाँ डाल दिया, यही यही चीज़ को हमने यहाँ डाला है। ये क्या है आई एस इंटू आर एस, तो वी एस इज, ये जो इक्वेशन यहाँ से आई है तो मैंने दिखाई है कि वी एस इज इक्वल टू वी जेड प्लस आई एस आर एस। तो सारा यहीं से इधर उधर हो रहा है, तो वी एस हमारा कम से कम इतना तो होना ही चाहिए वोल्टेज। ओके, और इससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा। तो फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ जीरो डायोड, जो हमारी करंट है आई एस, उसकी दो हमारे केसेस निकल के आए इंपॉर्टेंट, जो समझने वाली बात है। एक केस तो ऊपर है कि आई एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा आई जेड मिनिमम प्लस आई एल, और आई एस इज हमारा लेस देन इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल। तो ये दो हमारे केसेस निकल के आए। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, आई एस की, जो करंट है उसके दो केसेस की, कम से कम आई जेड मिनिमम उसके सम में आई एल है, क्योंकि वो पहले से इक्वेशन सम में था, तो उतनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल के इक्वल हो सकती है। आई जेड मैक्सिमम से अगर ज्यादा चली गई वैल्यू तो हमारा जो डायोड है वो बेकार हो जाएगा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल और फिर इससे लेस। तो आई एस को दो हमारा लिमिट करता है, तो ये दोनों इक्वेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको यही बोला जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों इक्वेशन। फिर बात करते हैं, अ रेगुलेटर प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। इसको समझना जरूरी है कि दो तरीके के रेगुलेशन देता है, एक तो लाइन को रेगुलेट कर सकता है, एक लोड को। तो लाइन रेगुलेशन क्या कहता है और लोड रेगुलेशन क्या कहता है, इसको समझते हैं। लाइन रेगुलेशन में इट रिफर्स टू कीपिंग वी नॉट कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन। जो हमारा वी नॉट है लाइन रेगुलेशन में, मतलब ये चीज तो दोनों में रहेगी कि वी नॉट को कांस्टेंट रखना, यही तो रेगुलेशन है असल में। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वी नॉट को कांस्टेंट रखना, ये दोनों केस में कॉमन है। फिर डिफरेंस क्या है, तो इट रिफर्स टू कीपिंग वी नॉट कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन इन लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब जो हमारा वी में हमारा जो फ्लक्चुएशन हो रहा है। ओके, और यहाँ पे लोड रेगुलेशन मतलब जो आर में हमारा फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ये दोनों फ्लक्चुएशन के होने के बावजूद भी हमें रेगुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, वी नॉट का उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन इन लाइन वोल्टेज, एसी सप्लाई वोल्टेज, तो वोल्टेज अकर्स अक्रॉस वी जेड, ठीक है, वी जेड बी रिमेन्स कांस्टेंट, मेन वी ओ है, ठीक है, मेन वोल्टेज अक्रॉस हमारा वी ओ रिमेन्स कांस्टेंट। तो मेन तो ये वाली बात है, यही मतलब फाइनल यही निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है, अगर हमने लाइन वोल्टेज को बढ़ा दिया, मान लो लाइन वोल्टेज के बढ़ाने से हमारा वी एस बढ़ गया, वी एस से हमारा आई एस बढ़ गया, क्योंकि वी एस इक्वल टू आई एस रहता है, और आई एस से हमारा आई जेड बढ़ गया, और आई जेड बढ़ा तो हमारा पर फिर भी हमारा वी जेड डी, ये लिखा है वी जेड डी लिखा है, ये वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड, उसको केवल वी जेड भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा मतलब बढ़ आई एस भी रहा है और आई जेड भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा वी जेड सेम रहेगा, और वी जेड सेम रहेगा तो वी ओ सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने देखा था कि जो वी जेड है वो हमारा वी ओ के इक्वल ही है, मतलब जो वी आउटपुट है वो वी जेड के इक्वल ही है। ये चीज समझने की थी। तो हमने क्या समझा कि अगर लाइन वोल्टेज बढ़ा तो वी एस बढ़ेगा, वी एस बढ़ेगा तो आई एस बढ़ेगा, ये सारी इक्वेशन है हमारा। या फिर फिगर से देख सकते हैं कि अगर हमारा लाइन वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब लाइन वोल्टेज तो हमारा इस साइड होगा, तो वाइंडिंग के इधर होगा, फिर वाइंडिंग इधर, तो हमारा वी एस बढ़ेगा, वी एस बढ़ेगा तो आई एस बढ़ेगा, और आई एस बढ़ेगी अगर तो आई जेड बढ़ेगा, और आई जेड बढ़ेगा तो फिर वी जेड भी हमारा उसमें चेंज आएगा। बट क्योंकि इन दोनों में एक जैसा चेंज आ रहा है आई जेड और वी जेड में,
इस वजह से हमारा वीओ में उतना ही चेंज आएगा। मतलब ये जिस सिर्फ समझने के लिए है। तो लाइन वोल्टेज में अगर चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ वो लॉजिक लगा के वीओ को कांस्टेंट रख पा रहा है या वीजेड को कांस्टेंट रख पा रहा है, इस वजह से ये लाइन रेगुलेशन हुआ। अब लोड रेगुलेशन की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू कीपिंग वीओ कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन लोड करंट। मतलब आईएल में भी अगर आप बदलाव कर रहे हैं और मेन जो हम आरएल में बदलाव कर रहे हैं तब भी हमारा वीओ कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर आरएल को बढ़ाते हैं तो आईएल भी हमारा बढ़ जाएगा। अगर आईएल बढ़ेगा तो हमारा आईजेड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आईएस था वो किसके इक्वल था, वो आईएस दो चीज में डिवाइड हो रहा था, एक आईएल में एक आईजेड में। ये तो ऊपर है ही फिगर में, समझ में आ रहा होगा। अगर हम कह रहे हैं कि हमने आईएल में बढ़ा दी, इस करंट को बढ़ा दिया, तो फिर ये तो करंट मान लो 10 एम्पियर है, पहले यहाँ पे 8 आ रही थी, यहाँ पे 2 आ रही थी, इसको हमने 9 कर दिया, तो फिर इसको घटाना पड़ेगा ना, इसको 1 करना पड़ेगा, तो आईजेड कम हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस जीनो डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, इसका जो मेन रीजन है वो यहाँ से भी आता है, जो हमने जीनो डायोड पढ़ा है बेसिक, कि उसमें मेन बार बार यही बात बोली गई थी कि जो ये वोल्टेज है, ये देखो करंट तो पूरा इस रेंज में वेरी करेगी, इस पूरी रेंज में वेरी कर सकती है, पर वोल्टेज तो इस बार फिक्स हो गया। तो आप जीनो डायोड के थ्रू करंट कितना भी बदल दो, वोल्टेज तो बदलने से रहा, इसीलिए हम जीनो डायोड को यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यही मतलब मेन रीजन तो यही हुआ ना, तो ये चीज हुई। तो यहाँ पे वही चीज बोली कि आईजेड तो घटी बट हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा, और अगर वीजेड एज इट इज रहेगा तो वीओ भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो उसके इक्वल है, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। तीसरे टाइप की चीज होती है टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके, तो टेम्परेचर रेगुलेशन को जीनो डायोड हमारा रेगुलेट नहीं कर पाता है। सो वीओ शुड रिमेन कांस्टेंट इवन इफ टेम्परेचर वेरीज। अगर टेम्परेचर बदलता है तो भी वीओ हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जीनो डायोड रेगुलेटर डज नॉट प्रोवाइड टेम्परेचर रेगुलेशन, बिकॉज ब्रेकडाउन वोल्टेज जो वीजेड है वो हमारा वैसे तो कांस्टेंट है, जब हमारा करंट चेंज हो रहा है तो वो कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने पे कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो विजेट जो है वो टेम्परेचर के संग वेरी करता है। तो ये यहाँ पे एक हमारी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो विजेड है, तो विजेड वेरीज विद टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करके लिख लेंगे। मतलब विजेड हमारा, हमने ये देखा कि विजेड तो बदल ही नहीं रहा है ब्रेकडाउन रीजन में या रिवर्स ब्रेकडाउन में, पर किसी चीज से तो बदलेगा ना, तो वो टेम्परेचर से बदलता है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भाई एक जीनो डायोड है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट, नी करंट है 5 मिली एम्पियर, मतलब आई जेड मिनिमम बोल सकते हैं या फिर आई के जेड के बोल सकते हैं, एंड मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन है हमारा 300 मिली वॉट। ओके, और सर्किट इज एक्ट एज अ रेगुलेटर की तरह काम कराना। फाइंड द रेंज ऑफ आरएल, मतलब आरएल की रेंज बतानी है, मतलब आरएल हमारा वेरी कर रहा है, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, लोड रेगुलेशन का क्वेश्चन है। ये सब मतलब इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो ये लोड रेगुलेशन का क्वेश्चन है। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके की ये सारी कंडीशन यहाँ पे निकली। यहाँ पे लिखते हैं गिवन वीजेड जो है हमारा वो 6 वोल्ट है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है। आईजेड मिनिमम हमारा 5 मिली एम्पेयर है, या फिर आईजेड के बोल सकते हैं नी करंट। आईजेड मैक्सिमम हमने पहले सीखा ही कि उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पावर रेटिंग अपॉन वीजेड, और प्लस हम इसके संग प्लस भी करते हैं, जो कि क्या करते हैं, आईजेड जो होता है उसी का स्क्वायर और आर। ओके, आईजेड मिनिमम का स्क्वायर और आर, पर उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, तो केवल पावर रेटिंग अपॉन वीजेड से निकाल सकते हैं। अब आईजेड मैक्सिमम निकालने के लिए हमको क्या दिया है, पावर रेटिंग दी है और हमारा वीजेड भी दिया है, तो इस चीज को डिवाइड करके तो 50 मिली एम्पियर हमारा आईजेड मैक्सिमम आई। तो एक तो आईजेड मैक्सिमम है और एक चीज आईजेड मिनिमम है, दोनों का मैं यूज करके आगे फर्दर आरएल की जो वैल्यू है, मतलब रेंज है, उसको बताना है, मतलब आरएल की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को बताना है। मतलब इस आईजेड मिनिमम के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब देखो इसको लॉजिक समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो ये है आई एस, ये आई एस हमारी यहाँ जा रही है और ये दो चीजों में बढ़ जा रही है। ओके, ये इस पॉइंट पे दो चीजों में बढ़ जा रही है। अब मान लो कि ये, मान लो फॉर एग्जांपल ये 50 है, 50 कुछ भी यूनिट, यहाँ पे जा रही है ये 40, यहाँ पे जा रही है ये 10। अब यहाँ जो आई जेड है, आई जेड की दो वैल्यूज हैं, एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, समझना ध्यान से, ये दो वैल्यू है, मान लो एक वैल्यू 8 है और एक वैल्यू 12 है, ये तो एक नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये 8 है
तो इस 8 के रिगार्डिंग यहाँ पे कितना चला जाएगा, 42 चला जाएगा, और इस 12 के रिगार्डिंग यहाँ पे 38 चली जाएगी करंट, क्योंकि ये टोटल तो फिक्स है, 50 तो फिक्स है। अब यहाँ पे IL अगर एक, यहाँ का वोल्टेज भी फिक्स है, ये V0 फिक्स है, ओके, क्योंकि ये VZ फिक्स है। अब समझ रहे हैं कि वोल्टेज फिक्स है, अब चेंज कहाँ आएगा, अब क्योंकि इसमें IL के भी, क्योंकि अगर IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम दो हैं तो IL के भी दो हमारे वैल्यूज आ जाएंगी, और IL की दो अलग अलग वैल्यू के लिए RL की दो अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ओके। तो क्योंकि IZ की दो वैल्यू हैं तो, और IS तो फिक्स है, तो IL की दो वैल्यू हो जाएंगी, और IL की दो वैल्यू आ जाएंगी तो उसकी वजह से RL की भी दो वैल्यू आ जाएंगी, तो वही हमें निकालना है। ये हमने निकाला, अब हम IS की वैल्यू निकालेंगे, तो वो VS माइनस VZ अपॉन RS के इक्वल होता है, वो हमने सीखा हुआ है। RS की वैल्यू में 50 ओम दी है, और बाकी वैल्यूज भी दी है, VZ दिया है, और VS इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ दिया है, तो ये आ गया 9 माइनस 6 अपॉन 50, तो 60 मिली एम्पियर आ गया। फिर वही चीज़ों में जिस चीज़ की बात कर रहा था कि IS को दो उसमें ब्रेक कर दिया, IZ और IL। अब बात करते हैं लोड रेगुलेशन की, तो जो IS होता है, जो मैंने कहा कि IZ की दो वैल्यू होंगी तो IL की भी दो वैल्यू होंगी, और देखो बहुत सीधी सी बात है। अब ये IS जैसे मैंने बताया 50 है, ये दो चीज़ों में ब्रेक हो रहा है। अब IZ की दो वैल्यू है, मान लो एक 8 है एक 12 है, तो 8 वाले के लिए ये 42 हो जाएगा, और 12 वाले के लिए 38 हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या समझ में आता है, अगर हमारा IZ मिनिमम होगा, जैसे 8 है, तो उसके रिगार्डिंग जो IL है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो हमें दिख भी रहा है कि अगर ये 8 होगी तो वो 42 चली गई, और 42 से ज़्यादा नहीं जा रही है। सेम अगर IZ हमारा मैक्सिमम है जो कि 12 हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग IL हमारा मिनिमम होगा जो 38 है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद वही चीज़ करनी है कि IL की तो जो दो IL की वैल्यूज पता चली, उनसे RL की भी दो वैल्यूज पता चलेंगी, वही उसकी रेंज हो जाएगी। तो इतना ईजी था। तो कंसिडर IS इज IZ मिनिमम प्लस IL मैक्स। पहले एक इक्वेशन को लेते हैं, IL मैक्स मीन मिनिमम ऑफ RL, और IL मैक्स मतलब जो करंट अगर RL से मैक्सिमम जा रही है, मतलब RL की वैल्यू उस समय मिनिमम है, ये चीज है। RL हमारा क्या हो गया, V0 अपॉन IL, उस समय जो भी IL की वैल्यू मिलेगी वो, और V0 क्या है, VZ अपॉन IL। तो ये क्या हो गया, IS माइनस IZ मिनिमम। इससे क्या किया कि इसको IZ मिनिमम को उठा ले गए, तो ये क्या आ गया 60 माइनस 5, ये दोनों की वैल्यू पता थी, इसकी 60 इसकी वैल्यू, तो 55 मिली एम्पेयर आया। और उस मिली एम्पेयर के लिए ये देखो मैंने लिखा VZ अपॉन IL, और IL मैक्स लगा दिया, तो 6 VZ 6 है, तो इससे हमारा 109.1 ओम आया, एक वैल्यू आई। अब हम दूसरे रिलेशन को यूज करेंगे, IS इक्वल टू IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम, तो IL मिनिमम निकालेंगे, मतलब दोनों बार हम IL की डिफरेंट वैल्यूज को निकालेंगे, और उससे फिर RL की वैल्यू को निकाल लेंगे, ओके। तो IS माइनस IZ मैक्स, तो 60 माइनस 50, तो ये हो गया 10, मीन्स मैक्सिमम RL, तो RL इज V0 अपॉन IL, और RL मैक्स इससे हम निकाल लेंगे, ओके। तो मैक्सिमम RL की बात कर रहे हैं, अगर IL मिनिमम होगा तो RL मैक्सिमम होगा, ओके। तो RL हमारा V0 अपॉन IL, क्यों, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R और I हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है तो ये छोटा है, चलती। तो V0 अपॉन IL, V0 हमारा या VZ उसी पे फिक्स 6 पे, 6 अपॉन आपकी ये 10 मिली एम्पेयर आ गया, तो अब 600 ओम आ गया, तो इससे हमारी रेंज आ गई 109 से 600 ओम तक। इफ RL आउटसाइड दिस रेंज, अगर RL इस रेंज के भी बाहर कर दोगे आप, तो फिर हमारा डायोड सेफ नहीं रहेगा। अब इसी को हमने डायग्राम के तौर पे बना दिया, लोड रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक इसको बोला है कि हमारा VZ जो है, जो ये V0 की एक्सेस है V आउट की, तो वो हमारा फिक्स हो गया, और ये वैल्यू क्या है, ये VZ है 6 वोल्ट पे, और 10 से 55 एम्पेयर हमारी IL की ये मिनिमम वैल्यू थी, और ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये चलेगा। और उस पूरी वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, उसके बाहर तो हम इसको वर्क नहीं कराएंगे, उस पूरी वैल्यू के लिए हमारा VZ कांस्टेंट रहेगा, उसके बाहर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा लोड रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक बना दी। अब क्या बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं कि इफ मिनिमम पावर रेटिंग इज सेम एज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, तो मिनिमम पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए, क्या होती है, जो डिवाइस का मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना हो सकता है, तो वही उसकी मिनिमम पावर रेटिंग होती है, अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ डिवाइस। मतलब मिनिमम पावर रेटिंग मान लो 300 वॉट हमने दे दी, तो इसका क्या मतलब है कि इतना, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ओके।
मिनिमम पावर रेटिंग इसकी ये है, तो आप मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 वाट ही कर सकते हो, 250 वाट कर लो, 200 कर लो, 280 कर लो, ये मतलब होता है मिनिमम पावर रेटिंग का, जो इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना ही पावर डिसिपेशन कर सकते हो। अब इसी के बीच में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आ गया कि वहाँ तो हमने पढ़ा था लोड रेगुलेशन, अब हम पढ़ते हैं लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन का क्या मतलब कि हमारा जो आई एस है उसकी दो अलग अलग वैल्यूज होंगी, इसको हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं कि आई एस वन और आई एस टू, मतलब एक टेक्निकली बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग हैं, तो इसको हम आई एस ही लेके चल रहे हैं। तो आई एस इज ग्रेटर देन, मतलब एक मिनिमम एक मैक्सिमम होगी इस तरीके से। ओके, इसको वन और टू लेते हैं, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो आई जेड मिनिमम प्लस आई एल से हमारा बड़ा होना चाहिए आई एस, और आई एस एक बार इसी आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल से छोटा होना चाहिए। जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे आई एल तो फिक्स हो गया, अब ये वैल्यू मिनिमम है तो ये छोटी वैल्यू है, और ये वैल्यू मैक्सिमम है ये बड़ी वैल्यू है। मतलब कुल मिला के क्या कह रहे हैं, मान लो ये अगर 80 है, ये 80 है, ये मिनिमम वैल्यू है 8 और ये है 15, तो ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 95 चला गया और ये 88 चला गया, तो हमारा जो आई एस है वो 88 से लेके 95 के बीच में हमारा होना चाहिए, जो रेंज है ये चीज़ है कि इसके सम से छोटा होना चाहिए और इस ऊपर वाले के सम से बड़ा होना चाहिए। ये लाइन रेगुलेशन की बात है। तो ये जो दो इक्वेशन है, जो ऊपर तो इक्वेशन थी लोड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पावर डिसिपेशन इन जीरो डायोड बिकम्स मैक्सिमम इफ आरएल इज डिस्कनेक्टेड। देखो वर्स्ट केस लेते हैं, वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस लिखा है, वर्स्ट पॉसिबल केस, कि अगर तुम यहाँ से आरएल को ही हटा दो तो क्या होगा, जो यहाँ से आईएस आ रही है वो पूरी इसी जीरो डायोड से चली जाएगी। इससे ज़्यादा वर्स्ट केस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चीज़ को ही ले लेते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी मतलब कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए करंट को हैंडल करने के लिए जीरो डायोड की। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि पावर डिसिपेशन जीरो डायोड के अंदर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आरएल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो पीजेड मैक्सिमम क्या होगा, वीजेड और आईएस, मतलब आप जो यहाँ से आईएस करंट जा रही थी पूरी ही करंट को इसी जीरो डायोड से पास करा दो। ओके, ना कि आईजेड, यहाँ पे आईजेड ही हमारा आई एस हो गई है। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर दो। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं खुद से। तो 5 इंटू 50 अगर लेते हैं हम कि वीजेड 5 वोल्ट है और आई एस 50 हमारा है, तो ये हमारा 250 मिली वॉल्ट हो गया। ठीक है, ये मिली एम्पेयर होगा, तो मिली वॉट हो गया। ओके, तो हमारा 250 मिली वॉट हो गया। तो मिनिमम पावर रेटिंग क्या हो सकती है, तो मैंने वही बात कही थी, ऊपर बताई भी थी कि इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल पावर डिसिपेशन, की ज़्यादा से ज़्यादा आप 250 मिली वॉट का पावर डिसिपेशन कर सकते हो। वही लॉजिक यहाँ पे लगा है, पर इसको हम बोलते हैं मिनिमम पावर रेटिंग, तो ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। इसके नीचे आप करो तो कोई दिक्कत नहीं है, 240 मिली वॉट, 220 मिली वॉट। अगर आपने 260 मिली वॉट कर दिया तो ये वर्स्ट केस से भी वर्स्ट हो जाएगा और हमारा जो लीनियर डायोड है वो भैया कुर्बान हो जाएगा। ये चीज़ नहीं करनी है। तो फॉर सेफ ऑपरेशन मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो है, जो हमारी पावर रेटिंग है उससे कम ही आपको रखना है। ओके, इक्वल तक जा सकता है पर कम, या बोले तो जो पावर रेटिंग है वो आपकी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब पावर रेटिंग हम दे रहे हैं रेटिंग, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मान लो 250 मिली वॉट हो सकता है। जब हमने आरएल को डिस्कनेक्ट कर दिया तो आप रेटिंग दो 260 मिली वॉट फॉर सेफ साइड। ओके, फॉर सेफ साइड, तो ये रिलेशन ऐसे जस्टिफाई हो रहा है। अब बात करते हैं, अगर जीरो डायोड आइडियल है तो आपका वी ओ वी जेड के इक्वल है, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई थी। अगर यहाँ पे आर जेड भी है, अगर जीरो डायोड का खुद का रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे वी ओ जो वो वी जेड नॉट, इसका जो हमारा बेसिक वोल्टेज है जो फिक्स हो जाएगा, प्लस आई जेड इंटू आर जेड के इक्वल होगा। क्यों, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जीरो डायोड है और मान लो इसी का रेजिस्टेंस है, और इसी के पैरेलल में अब हमारा आर एल लगा है, तो आर एल में वी ओ है और यहाँ पे दो वोल्टेज हो गए, एक वोल्टेज रेजिस्टेंस के अराउंड हो गया जो ये हो गया आई जेड आर जेड, और एक इसका वोल्टेज हो गया बेसिक, दोनों वोल्टेज का सम हो जाएगा, तो वी ओ अब दोनों वोल्टेज के सम के इक्वल हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर आर जेड हमारा नॉन जीरो वैल्यू है। फिर बात करते हैं कि इफ जीरो डायोड हैज नॉन जीरो आर जेड देन वी ओ वेरीज बाई स्मॉल अमाउंट विद वेरिएशन इन वी एस। ठीक है, थोड़े अमाउंट से वेरी करता है। दिस वेरिएशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइन रेगुलेशन फैक्टर। तो इससे समझते हैं क्या है कि अगर हमने जीरो डायोड का वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लिया, कुछ मान लिया,
तो जो हमारा वी एस हम दे रहे थे, वी एस तो इनिशियल में दे रहे थे फिगर के शुरू में, ओके, तो वी एस और वी ओ में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। पर देखो हमने क्या कहा कि हमें फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलती है या हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है, वहां पे हम ये नहीं कह रहे कि वैल्यू चेंज होके मिल रही है। बट अगर यहाँ पे पहली बार आया कि अगर आर जेड भी नॉन जीरो है, जीरो डायोड के संग कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, तो क्योंकि वो पैरेलल में जुड़ा है और वी आउट की वैल्यू वही है जो डायोड वाली जो ब्रांच की वैल्यू हमारा वोल्टेज की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और उसी वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, लाइन रेगुलेशन फैक्टर को यूज करते हैं। लाइन रेगुलेशन फैक्टर भी अब इंपॉर्टेंट चीजें समझना, जिसका फॉर्मूला होता है डेल हमारा वी नॉट अपॉन डेल वी एस। तो इसका हम क्या समझे, आप कुछ वी ओ की डेफिनेशन निकालो, मतलब इक्वेशन निकालो, और बाद में उसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डेल एस से, तो ये हमारा क्या दे देगा, ये आपको लाइन रेगुलेशन फैक्टर दे देगा। तो एग्जैक्टली हम यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। उसके पहले हमने डायग्राम बनाया, ये वी एस है, ये आई एस करंट जा रही है, ये हमारा आर एस है, और ये डायोड है, इसमें आई जेड करंट जा रही है, यहाँ पे आई एल जा रही है, और आर एल है, वी नॉट है। जो हमारी बेसिक चीज़ है वो हमने बनाई। अब देखते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी ओ इज वी जेड नॉट प्लस आई जेड आर जेड। ये हमने ऊपर लिखा था कि अगर आर जेड नॉन जीरो है तब, ओके, तो ये वी जेड नॉट प्लस आई एस माइनस आई एल। अब आई जेड किसके इक्वल है, आई एस माइनस आई एल के इक्वल है, केसीएल से निकाला है, ये भी समझ में आ रहा है सबको, इंटू आर जेड। तो वी जेड नॉट प्लस आई एस आर जेड दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आई एल आर जेड। अब आई एस किसके इक्वल है, अगर हम इस वाले लूप में केवीएल लगा दे तो ये आई एस यहाँ से जा रहा है, तो वो वी एस और माइनस वी जेड और अपॉन आर एस किसके इक्वल है, वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस के इक्वल हो गया आई एस। और हमारा वी जेड जो है वो वी ओ के इक्वल है, तो इसमें वी ओ कर दिया, तो इस तरीके से कर दिया। तो यहीं से हमारा वी नॉट एंटर कर गया, ओके। और बाकी इधर तो वी नॉट था ही, और एक और वी नॉट का टर्म आ गया, तो वी नॉट के टर्म में ही हमने दोनों को कॉमन ले लिया, तो इधर वाला वी नॉट ये वन बन गया, और इसके संग क्या, वी नॉट के संग आर जेड और आर एस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर जेड अपॉन आर एस इजकल टू वी जेड नॉट प्लस वी एस आर जेड अपॉन आर एस। यही जो आर जेड अपॉन आर एस है ये वी नॉट से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वी एस से भी, माइनस आई एल आर जेड। तो इसको क्या करेंगे, हमें निकालना था डेल वी ओ अपॉन डेल वी एस, ठीक है। यही क्या है, लाइन रेगुलेशन फैक्टर, लाइन रेगुलेशन फैक्टर एल आर एफ। इसको निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर दिया इसके रेस्पेक्ट से, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू वी एस। तो जहाँ जहाँ वी एस का टर्म नहीं होगा उसको हटा डालेंगे, तो जैसे वी जेड नॉट है ये जीरो बन गया, आई एल आर जेड है ये जीरो बन गया, यहाँ पे वी एस है तो ये डिफ्रेंशिएट होकर हो गया वन, ये केवल बचेगा आर जेड अपॉन आर एस। और इसको फिर आर एस से आर एस हटा देंगे, इसको अगर मैं हटाऊँ तो ये आर एस से आर एस गया, तो क्या बचा, आर जेड अपॉन आर एस प्लस आर जेड। ये हमारा फाइनल लाइन रेगुलेशन फैक्टर ये आ गया, आर जेड अपॉन आर एस प्लस आर जेड लाइन रेगुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। इन रेगुलेटर सोन, ठीक है, जो दिख रहा है जीनर डायोड है, आर जेड हमें दिया है, इसका खुद का आप दे दिया रेजिस्टेंस वैल्यू 100 ओम, ओके। जीनर वोल्टेज नी वोल्ट दिया है हमें, या बोले तो आई जेड मिनिमम दिया है 5.1 वोल्ट। इफ आउटपुट वोल्टेज दिया है हमें, ठीक, आउटपुट वोल्टेज बोले तो वीओ या फिर वी जेड दोनों इक्वल 5.3 वोल्ट। तो आई जेड और आई एल हमको निकालना है, और यहाँ आई एस है, ये 15 वोल्ट ये भी दे दिया है, ठीक है। अब चीज़ें थोड़ा सा आसान हो रही हैं क्योंकि उन्हीं पे हम बार बार काम कर रहे हैं। अब यही आई एस हमारा आई जेड और आई एल में बढ़ जाएगा, अब ये दोनों ही निकालनी है हमें, तो कोई भी एक निकाल लेंगे, और अगर आई एस को निकाल लेंगे तो उसको भी निकाल लेंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी वी ओ इज वी जेड नॉट प्लस आई जेड आर जेड, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी, जब हमारा आर जेड नॉन जीरो था, ओके। तो आई जेड अब किसके इक्वल आ गया, वी ओ माइनस वी जेड नॉट, इससे माइनस करके ये, तो वी ओ माइनस वी जेड नॉट क्या है 0.2। अब वी ओ क्या है, ये क्या है वी जेड, और वी जेड नॉट ही होता है आई जेड मिनिमम या फिर आई जेड के। और ये सॉरी, ये आई जेड के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये जीनर वोल्टेज की बात कर रहा है, एड नी, उस समय कुछ ना कुछ वोल्टेज भी होगा, तो इसको वी जेड के बोल सकते हैं। तो वी जेड के इज द वी जेड नॉट, वी जेड भी हमको पता है, ये भी पता है, ये क्या 5.3 5.1, ये कहाँ से आया 5.3 माइनस 5.1 करने से, और अपॉन आर जेड 100 वो गिवन ही है, ये यहाँ से आया है, तो इससे हमारा आई जेड की वैल्यू आई।
अब जब आई जेड आ गई तो हमें आई एल निकालना है, तो अब आई एस पता होगा तो आई एल निकाल लेंगे। तो आई एस निकालेंगे वी एस माइनस वी नॉट अपॉन आर एस, ठीक है, बेसिक इसमें आप लगा दो केवीएल। अब आपको ये पता होना चाहिए वी जेड इसके लिए, तो उसके लिए हमें बता दिया गया वी और बता दिया गया, तो वी जेड भी पता है और ये भी पता है 15 वोल्ट। तो 15 माइनस 5.3 अपॉन आर एस, ये आर एस हमको गिवन है ये वाला। तो इस लूप में केवल इतने में हम केवीएल लगा रहे हैं, जो हाईलाइट किया है केवीएल लगा रहे हैं। ये केवीएल लगा के ये इक्वेशन बनी और ये इससे निकल के आ गया आई एस 4.41 मिली एम्पेयर। अब आई एस आ गया, आई जेड आ गया, तो उससे हम इससे इसको माइनस करके तो 2.21 मिली एम्पेयर हमारा आ जाएगा, सॉरी 2.241 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ये 41 है हमारा आई एल। तो सिंपली हमने आई एल निकाल दिया इस तरीके से। अब एक लास्ट इस लेक्चर का चीज समझते हैं कि हमको वेरीफाई करना है कि हमारा जो जीनर डायोड है वो ब्रेकडाउन में जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये जो तरीका है, ये तरीका जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डायोड के क्वेश्चंस होते हैं कि वो मतलब फॉरवर्ड वाइज होगा या नहीं होगा, वहां पे भी यूज होता है। अभी हम जीनर डायोड की बात कर रहे हैं। ओके, तो जीनर डायोड को चेक करने का कि ब्रेकडाउन में जाएगा कि नहीं जाएगा, एक तरीका है, पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जीनर डायोड को आप ऑफ कर दो और उसके अराउंड वोल्टेज निकाल लो। मतलब ऑफ करने का मतलब कि आप उसको ओपन सर्किट कर दो, पर ओपन सर्किट ये होने का मतलब नहीं कि उसके अराउंड वोल्टेज नहीं होगा, उसके अराउंड वोल्टेज होगा। उस वोल्टेज को निकाल लो। अगर वो वोल्टेज आपके जीनर वोल्टेज से ज्यादा आ गया, जो वीजेड है उससे ज्यादा आ गया, इसका मतलब ब्रेकडाउन होगा। अगर वो उससे कम आया, इसका मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो बहुत ईजी सी चीज है, आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो तुरंत फिर समझ में आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल वीजेड हमने ले लिया 6 वोल्ट और ये हमारा फिगर था। तो ये जो बेसिक इनिशियल फिगर ही था, तो वहीं पे हमारा ये जीनर डायोड लगा हुआ था। तो हमको सबसे पहला ही काम करना है कि इसको ओपन सर्किट कर देना है और इसके अराउंड वोल्टेज ले लेना है। और इसके अराउंड जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो हमारा वी है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ओके, तो इस वोल्टेज को निकालेंगे। ये क्या निकलेगा 10 इंटू 1 अपॉन 1+1। तो वी एक्स कैसे निकलेगा, वोल्टेज डिवाइडर से निकलेगा। ओके, जैसे ये 1 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है, ये दोनों सीरीज में हो गए, इसके ओपन होने से ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों में बराबर बराबर वोल्टेज बढ़ जाएगा, जो कि 5 वोल्ट। अब देखो 5 वोल्ट जो है हमारा वो 6 वोल्ट से छोटा है। 5 वोल्ट 6 वोल्ट से छोटा होने का मतलब कि वी एक्स वी जेड से छोटा है, तो ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। तो जब ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा तो फिर ये ओपन सर्किट ही होके रह जाएगा। तो मतलब अब इसका काम ही नहीं है, हटा दो इसको, पूरी तरह हटा दो। तो जो वी है वो डायरेक्ट हमारा वी एक्स के इक्वल 5 वोल्ट ही आ गया। जो इसके अराउंड वोल्टेज आ रहा था 5 वोल्ट, तो वही हमारा आंसर बन गया। तो ये तो पहला एग्जाम्पल लिया, इस तरीके से समझा। एक बार और देखते हैं। अब हम इसको 10 वोल्ट लेते हैं और मेनली यहाँ पे इसको 2K ले लेते हैं। सेम वही तरीका, ठीक है। VZ फिर से हमारा 6 वोल्ट ही है और यहाँ पे इनिशियली मान लो हमारा ये जीनर डायोड लगा हुआ था, पर उसको ओपन कर देना है लेक्चर को सॉल्व करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस लेक्चर में उसको ओपन कर दिया। तो फिर वही Vx का कॉन्सेप्ट, Vx Vo के इक्वल है। अब इसी को हमें दो अलग अलग 2K और 1K में डिवाइड कर देना है, क्योंकि दोनों सीरीज में आ गए। तो इसी 10 वोल्ट को हम डिवाइड करेंगे, तो ये 10 वोल्ट इसमें 6.67 वोल्ट आ जाएगा, इसमें हमारा 3.33 वोल्ट आ जाएगा। तो 6.67 वोल्ट जो है, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो हमारा 6 वोल्ट से बड़ा है, इसका मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अब हमें जीनर डायोड को यूज कर लेना है। ओके, तो उसको एज अ वोल्टेज सोर्स यूज कर लेना। ये वोल्टेज सोर्स कितना होगा, 6 वोल्ट का होगा, क्योंकि यहाँ पे VZ होगा। अब जो हमारा VO मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गए। अब सीरीज का चक्कर खत्म, तो VO इस केस में यहाँ पे 6 वोल्ट मिल जाएगा, ना कि 6.67। तो ये तरीका है, ठीक है, बहुत सी ईजी है। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैंने 2 बार तो बता ही दिया कि आपको कभी चेक करना है कि हमारा जीनो डायोड रिवर्स बायस या फिर ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा कि नहीं जाएगा, रिवर्स बायस होगा कि नहीं होगा। उसको आप ओपन सर्किट कर दो और उसके अराउंड वोल्टेज निकाल लो। उसके अराउंड वोल्टेज क्या होगा, जो उसके साथ में कोई भी ब्रांच अगर जो पैरेलल में है, तो जो उसका वोल्टेज है वही उसका वोल्टेज होगा। तो अब आपको ये सबसे मतलब नहीं है, ये सब हटा दो, ठीक है। अब आपके पास केवल ये सीरीज में बचा, एक रेजिस्टेंस ये है सीरीज में और ये है इस वोल्टेज के साथ। ये वोल्टेज दोनों में बढ़ जाएगा, इन दोनों को बांट दो। जब इन दोनों को बांट दोगे, फिर जो वोल्टेज आएगा उसको आप कंपेयर करो इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से। मान लो 5 वोल्ट आया,
और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट, अगर वो उससे छोटा है तो फिर ये ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। अगर ये जो वोल्टेज आया है जैसे 6.67 ये बड़ा है तो ये ब्रेकडाउन में जाएगा। ब्रेकडाउन में जाएगा मतलब कि एज अ वोल्टेज सोर्स ये काम करने लगेगा, जो जीनर डायोड हमारा करता है इस तरीके से। फिर अब शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 7।